फरवरी 1931 की एक सर्द सुबह लंदन की सड़कों पर एक टैक्सी दौड़ी चली जा रही है। टैक्सी ड्राइवर इस फिराक में है कि जल्द से जल्द बोहनी हो जाए। कुछ ही देर में उसे कुछ दूर आगे हिलता हुआ एक हाथ दिखाई देता है। 44 साल के डेनिस नोवेल प्रिटी टैक्सी में सवार होते हैं। टैक्सी वाला पूछता है कहाँ जाना है। डाउनिंग स्ट्रीट, ये जवाब आता है। ये वो सड़क है जिस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का घर है। लेकिन आज प्रिट को प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ मतलब नहीं। उनकी मंजिल उससे कुछ दूर प्रिवी काउंसिल का भवन है। प्रिवी काउंसिल से मतलब वो संस्था जो ब्रिटेन के उपनिवेशों के मामले देखती थी। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में किसी को ब्रिटेन की अदालत में अपील करनी हो तो उन्हें प्रिवी काउंसिल के पास भेजा जाता था। प्रिवी काउंसिल में प्रिट उस रोज एक न्यायिक समिति के आगे पेश होने वाले थे। मामला था एक 21 साल के प्रोबेशनरी पुलिस अफसर की हत्या का। लंदन में सरकार और सरकारी पेशे से जुड़े लोग भरनाए हुए थे। फांसी की सजा तय हो चुकी थी और प्रिट को 5 जजेस के सामने दलील देनी थी कि फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए। बरसों से वकालत कर रहे प्रिट को इल्म नहीं था कि आज वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस लड़ने जा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 23 मार्च है और आज की तारीख का संबंध है शहीदी दिवस से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहने वाले पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट अगर वो यूज करते हैं LT50 ये कोड। कैसे आप कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। कुकू एफएम, जैसा कि हम आपको बताते ही रहते हैं, भारत के सबसे बड़े पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स में से है कि इसके ऊपर ढेर सारी ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगी, जीवनियाँ हैं, आत्मकथाएं, उपन्यास, हर तरह का कंटेंट है। LT50 ये कोड सिर्फ पहले 250 लोगों को ही मिलेगा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। लिंक चेक कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लौटते हैं किस्से पर, शहीदी दिवस के। प्रिवी काउंसिल के आगे प्रिट की दलील एक नहीं चली और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी बरकरार रही। तब अंग्रेज सरकार को इल्म नहीं था कि भगत सिंह का चेहरा भारत में क्रांति का दूसरा नाम हो जाएगा। मध्यम ऊंचाई, पतला अंडाकार चेहरा, चेहरे पर हल्के से चकत्ते, चीनी दाढ़ी और छोटी सी मूंछ। 1926 में CID ने अपनी रिपोर्ट में कुछ इस तरह भगत सिंह का हुलिया बयान किया था। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म अविभाजित भारत में हुआ और मृत्यु भी, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी जिंदगी और मौत से जुड़े ज्यादातर कागजात पाकिस्तान में ही रह गए। भगत सिंह की सिर्फ 4 आधिकारिक तस्वीरें उपलब्ध हैं। पहली, जिसमें वो अपने साथियों के साथ हैं। इस तस्वीर में भगत ने पगड़ी पहन रखी है। ये तस्वीर तब खींची गई थी जब भगत नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। तब उन्होंने वहाँ ड्रामा क्लब के तले एक नाटक में हिस्सा लिया था। नाटक का नाम था भारत दुर्दशा और तभी एक नाटक के मंचन से वो CID के रडार पर आए थे। इसी क्लब में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ ये तस्वीर खिंचवाई थी। दूसरी तस्वीर वो है जिसमें भगत सिंह हैट में दिखाई देते हैं और बड़े सलीके से बनाई मूंछ पर बल पड़ा दिखता है। इस तस्वीर की कहानी भी बड़ी रोचक है। ये तस्वीर अप्रैल 1929 में खींची गई थी, दिल्ली असेंबली में बम फेंके जाने से कुछ रोज पहले। HSRA में भगत के साथी जयदेव कपूर ने उन्हें कश्मीरी गेट स्थित रामनाथ फोटोग्राफर के यहाँ ले गए थे। वो यहीं पर बटुकेश्वर दत्त ने भी फोटो खिंचवाई थी। पहले तय था कि बम फेंके जाने से पहले फोटो ले लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से तस्वीर डेवलप होने में देर हो गई। तब तक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो चुके थे और पुलिस पूरी दिल्ली में दबिश दे रही थी। HSRA को डर था कि कहीं फोटो लेने गए तो फोटोग्राफर पुलिस के हवाले ना कर दे। अंत में जयदेव ने बंदूक दिखाकर दुकान से फोटो और नेगेटिव वो ले आए। अब तक भारत और लंदन के अखबारों में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के कारनामे छप चुके थे और विदेशी तो विदेशी, कई भारतीय भी उन्हें आतंकवादी की संज्ञा देने लगे थे। उस टाइम की बात बता रहा हूँ। HSRA ने सरकार के प्रोपेगेंडा का जवाब देने की ठानी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की तस्वीर उनके लिए हथियार साबित हुई। जयदेव तस्वीर और नेगेटिव लेकर लाहौर गए और 12 अप्रैल 1929 को वंदे मातरम नाम के एक उर्दू अखबार में पहली बार ये तस्वीरें छपी। तीसरी तस्वीर है जिसमें दाढ़ी वाले भगत सिंह एक खाट पर बैठे हैं और एक दूसरे आदमी के साथ बात कर रहे हैं। पहली नजर में ये लगता है कि आराम से बैठा कोई शख्स अपने परिवार वाले या किसी दोस्त से गपशप कर रहा है, जबकि इस तस्वीर में भगत सिंह से DSP गोपाल सिंह पन्नू पूछताछ कर रहे हैं। ये फोटो 1927 की है, जब भगत सिंह को पहली बार जेल हुई थी। पुलिस ने चुपके से यह तस्वीर ली थी ताकि आगे भगत सिंह पर नजर रखी जा सके।
इसके अलावा सबसे अंतिम तस्वीर है उनके बचपन की। आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप उन पर लगाया गया था। विद्रोह के डर से फांसी की सजा को कैसे एक दिन पहले ही अंजाम दे दिया गया, फांसी से ठीक पहले किस प्रकार भगत किताब पढ़ रहे होते हैं, फांसी का फंदा देखकर उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती, कैसे फांसी देने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शरीर के टुकड़े कर उन्हें जला दिया जाता है और फिर उन्हें जलते हुए नदी में भी फेंक दिया जाता है, आदि घटनाक्रम लगभग लोग वाकिफ हैं इससे। इसीलिए हमने सोचा कि आपको भगत सिंह की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाएं। यह आप जानते हैं कि भगत सिंह को लाहौर में फांसी दे दी गई थी, लेकिन इस जेल और भगत सिंह के साथ एक और अजीब संयोग जुड़ा है। 20 नवंबर 1974 आज़ादी के बाद आ गए। इस रोज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का सेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो सदन में थे। तभी सदन में एक मेंबर खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक शीशी निकालकर लहराने लगा। शीशी में खून भरा था और साथ में थी एक कमीज जो खून से सनी हुई थी। इस शख्स का नाम था अहमद रजा कसूरी। ठीक 9 दिन पहले कसूरी के काफिले पर कुछ हमलावरों ने गोलियां चलाई थी और इस हमले में कसूरी के पिता नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की जान चली गई थी। कसूरी इस हत्या के लिए प्रधानमंत्री भुट्टो को सीधे तौर पर कसूरवार ठहरा रहे थे। कसूरी ने उस रोज एक एफआईआर भी दर्ज करवाया और एफआईआर में भुट्टो का नाम लिखवाया। प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई थी, सो कोई कार्रवाई होने का तो चांस नहीं था, लेकिन इस सरकारी कागज से आगे जाकर पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आने वाला था। 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और भुट्टो जेल के हवाले हो गए। जिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि किसी न किसी बहाने से भुट्टो को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाए। तब यही एफआईआर जिया के हाथ लगी और अंत में भुट्टो की मौत का कारण भी बन गई। पाकिस्तान की राजनीति में यह सब हंगामा हुआ था नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की मौत के कारण। इत्तेफाक देखिए, ये नवाब मोहम्मद वही मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने भगत सिंह के डेथ वारंट पर दस्तखत किए थे। और इससे भी बड़ा इत्तेफाक ये कि शादमान कॉलोनी, लाहौर का गोल चक्कर, जहां नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की हमले में मौत हुई थी, वही जगह थी जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तब यहीं पर लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का चैम्बर होता था। जैसा कि पहले बताया गया, भगत सिंह की मृत्यु से जुड़े अधिकतर कागजात पाकिस्तान में हैं, इसीलिए 23 मार्च की रात को असल में क्या हुआ इसे लेकर भी अलग अलग मत हैं। साल 2005 में एक किताब ने दावा किया कि भगत सिंह की हत्या गोली मारकर की गई थी। किताब का नाम था सम हिडन फैक्ट्स मार्टरडम ऑफ शहीद भगत सिंह और लिखने वाले थे कुलदीप सिंह कुनूर और जीएस सिंदरा। किताब के हिसाब से कुलदीप सिंह कुनूर को यह सब जानकारी मिली दिलीप सिंह इलाहाबादी से, जो यूं तो आनंद भवन में माली का काम करते थे, लेकिन असलियत में अंग्रेजों के एक सीक्रेट एजेंट थे। इस किताब के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मौत फांसी लगने से नहीं हुई थी, बल्कि उन पर गोली चलाई गई थी। किताब के अनुसार सॉन्डर्स की मौत से खफा अंग्रेज अफसरों ने भगत सिंह की मृत्यु के लिए खास ऑपरेशन प्लान किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। किताब के अनुसार 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, लेकिन सिर्फ बेहोश होने तक। इसके बाद उन्हें लाहौर कंटोनमेंट ले जाया गया और गोली मारकर फिर तीनों की हत्या की गई। गोली चलाने वालों में एक सॉन्डर्स का होने वाला ससुर भी था, जो तब पंजाब के गवर्नर का पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था। इसके बाद तीनों शवों को सतलज नदी के किनारे ले जाया गया और वहीं उनकी अंत्येष्टि की गई। लोगों को बरगलाने के लिए हुसैनीवाला में एक अलग चिता जलाई गई। किताब के अनुसार इस चिता में दरअसल उस जल्लाद का शव था जिसने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई थी, फांसी दी थी अपने हाथ से। भगत सिंह की जीवनी लिखने वाले कुलदीप नैयर और भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह इस घटनाक्रम से इत्तेफाक नहीं रखते और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं जो किताब में बताई गई बातों की पुष्टि कर सकें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के अलावा 23 मार्च की तारीख का एक और शख्स राब्ता है जो अपनी कलम में क्रांतिकारी तेवरों की बिल्कुल वही धार रखता था, अवतार सिंह संधू उर्फ पाश। 23 मार्च 1988 को खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने पाश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलते चलते आपको पाश की एक कविता सुनाते चलते हैं। जब तक बंदूक न हुई तब तक तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त बाल मुकुंद ने।
देखते रहिए द ललन टॉप। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पूरा ललन टॉप परिवार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।